नमस्कार। स्वराज्य लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 ये एक ऐसा अधिनियम है जिसने भारत के संविधान को बहुत प्रभावी रूप से प्रभावित किया है। इस अधिनियम का अध्ययन जो है हम कई विषयों में एक साथ कर रहे होते हैं। इसका अध्ययन आप भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के संदर्भ में, राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान भी कर सकते हैं। इनके साथ साथ इस अधिनियम का अध्ययन जो है आप भारत के संविधान के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी कर सकते हैं। इस अधिनियम का अध्ययन जो है लोक प्रशासन में, भारत में शासन व्यवस्था के संचालन के संदर्भ में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब स्पेसिफिक अभी जो है हम जिस दृष्टिकोण से इस अधिनियम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर मैं चर्चा करूंगा, वह है भारत के संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से, भारत के संविधान के विकास के दृष्टिकोण से। क्योंकि यहां जो टॉपिक हमारे पास में है, जहां से मैं इसको लिया हूं, जिस संदर्भ में लिया है उनको मैं, यहां जो है लोक सेवा आयोग के हमारे मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पत्र 3 है, और प्रश्न पत्र 3 में जो खंड 2 है, खंड 2 में 2 सब्जेक्ट है, आप जानते हैं, जिनमें से एक है संविधान का मतलब स्पष्टतः भारत की संविधान की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो विषय है इसमें लोक प्रशासन, दूसरा जो विषय है वहां है लोक प्रशासन। अब संविधान में, इस संविधान वाले सेक्शन में से अगर देखेंगे तो इसमें कई टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, मगर उनमें सबसे पहला टॉपिक है वह है भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या फिर यहां कह सकते हैं आप संविधान का विकास, या फिर ये कह सकते हैं भारत के संविधान का इतिहास। तो इसी संदर्भ में इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को हमें समझना है। जैसे कि इसके पहले लेक्चर में कई बार डिस्कस किया हूं मैं, इसके पहले के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हूं मैं कि कोई भी जो टॉपिक होता है किसी भी विषय का, उस टॉपिक से प्रश्न पूछने के कई आयाम होते हैं। प्रश्न पूछने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म्स को यूज करते हैं, कब, कहां, कैसे, क्यों, कारण क्या है, क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, उल्लंघन करें, इस तरह का। तो निश्चित रूप से इस अधिनियम का कई एस्पेक्ट बनेंगे। पहले उस एस्पेक्ट का हम चर्चा कर लेते हैं, समझते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से डायमेंशन हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इस अधिनियम का जो पहला जो आयाम हो सकता है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है, वह है इस अधिनियम की पृष्ठभूमि, इनकी पृष्ठभूमि का मतलब यह है वो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में जो है इस 1935 के अधिनियम को लागू किया गया, बनाया गया। इसके बाद फिर जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण होती है किसी भी अधिनियम का, वह होती है उनकी संरचना। यहां होती है उनकी संरचना। यहां से पूछ सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की संरचना का विवरण दे, यहां एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है। वैसे ही तीसरा जो महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है इस अधिनियम के प्रावधान, इस अधिनियम के क्या प्रावधान हुआ करते थे, मुख्य प्रावधान की बात कर सकते हैं। इनके साथ साथ जो है जो अगला जो उसमें जो आयाम हो सकता है वह है उनकी मुख्य विशेषताएं।
मुख्य बिंदुओं की बात पूछ रहे हैं हमसे। ये विशेष बात क्या है जो इसके पहले किसी और अधिनियम में नहीं थी। इनके साथ साथ जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो जटिल होता है, जो अमूर्त होता है, उनको जो निकालना होता है वह है इस किसी भी अधिनियम का महत्व, इंपॉर्टेंस। यहां भी एक आयाम हो सकता है, या फिर जो है सबसे अंतिम कड़ी के रूप में इस टॉपिक के जो अंतिम कड़ी के रूप में जो आयाम हो सकता है वह है इस अधिनियम का मूल्यांकन। इस अधिनियम का मूल्यांकन, असेसमेंट, वैल्यूएशन। इतने सारे इसके आयाम हो सकते हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछने की संभावना बनती है। प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, सरकार अधिनियम की संरचना पर विस्तार से वर्णन करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम पर उनके प्रावधानों की चर्चा करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं बताइए, भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या महत्व है, इनका संवैधानिक महत्व क्या है, भारत शासन अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न की यहां आयाम हो सकते हैं। इनमें से आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम मुख्य रूप से इनमें से एक आयाम पर डिस्कस करने वाले हैं। मुख्य रूप से इनमें से एक आयाम पर डिस्कस करने वाले हैं, और वह जो आयाम है वह है उनकी मुख्य विशेषताएं। वह आयाम उनकी मुख्य विशेषताएं। तो अब हम मुख्य विशेषताओं की तरफ चलते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताओं की बात कर रहे हैं। वो प्रमुख बातें क्या है जो बाकी और अधिनियम में नहीं थी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण यह था कि यह जो अधिनियम है उस अधिनियम की संरचना, इस अधिनियम की संरचना, ये सबसे पहली विशेषता है। ये इस अधिनियम की संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक है। इस अधिनियम की संरचना जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस अधिनियम में कुल मिलाकर के 14 भाग थे। इसमें 14 भाग थे। ये बहुत विस्तृत अधिनियम था, बहुत ही विस्तृत और व्यवस्थित अधिनियम था, जिसमें कुल मिलाकर के 14 भाग थे। अब उस भाग के अंतर्गत ही, मतलब जैसे कि भाग 1 से लेकर के भाग 14 तक, जैसे कि भाग 1 है उसे परिचय हुआ करता था, भाग 2 में इसमें संघीय भारत की स्थापना और उनमें राज्यों का, प्रांतों का विलय यहां हुआ करता था। उसके बाद फिर ऐसे ही आगे चल करके इसमें कुल मिलाकर के 14 भाग हुआ करते थे, और उस 14 भाग के अंतर्गत ही उसमें उसके अंतर्निहित उनमें अनुच्छेद हुआ करते थे। अनुच्छेद कुल मिलाकर के इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद से, जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत विस्तृत और व्यापक अधिनियम था ये, जिनमें कुल मिलाकर 321 अनुच्छेद थे। इनमें से, इनके साथ साथ इसी अनुच्छेद से संबंधित, इनमें से कुछ अनुच्छेद से संबंधित या फिर उनके विस्तारित भाग के रूप में अनुसूची हुआ करता था। इसमें उनकी संरचना में अनुसूची, कुल मिलाकर के इस अधिनियम में 10 अनुसूची, कुल मिलाकर के इस अधिनियम में 10 अनुसूची। इन्हीं में से जो है लगभग, अब ये संरचना को अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारत के संविधान की संरचना को इंटीग्रेट कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान की संरचना में भी, भारत की संविधान की अगर संरचना देखेंगे तो संरचना में भी क्या है, इसमें भाग है। पहले, सबसे पहले शुरुआत होती है उद्देशिका से हमारी है, उसके बाद फिर भाग है। भाग हमारे पास में 22 भाग हुआ करते थे, उसके वर्तमान में 25 भाग, और उसके साथ साथ भाग के अंतर्गत इसमें क्या है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद 395 मूल संविधान में, और उसके बाद फिर विस्तारित है। उसी अनुच्छेद से संबंधित उसमें अनुसूची है। पहले 8 अनुसूची हुआ करते थे और बाद में फिर इसमें 12 अनुसूची। तो इस प्रकार से यहां भी कह सकते हैं आप इनको कि भारत के संविधान का
भारत के संविधान की जो संरचना है, उस संरचना में सबसे अधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव वो इस भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, या फिर यहां भी हम कह सकते हैं, इस अधिनियम का एक विशेष महत्व, एक अहम महत्व यह है कि इन्होंने भारत के संविधान की जो संरचनात्मक ढांचा है, उस संरचनात्मक ढांचा को प्रभावित किया है। यह इस अधिनियम की सबसे पहली विशेषता है। व्यापक है, विस्तृत है, सुगठित है, सभी प्रकार की व्यवस्था को स्थापित किया गया है। उसके बाद इस अधिनियम की दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, इस अधिनियम की जो दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, इनमें एक संघीय भारत की स्थापना, इनमें एक संघीय भारत, फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने भारत के संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य के अंतर्गत जो अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया की स्थापना करते हैं, ये बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। यहां पर संघ की बात कर रहे हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, और यहां पर भारत अर्थात इंडिया की स्थापना की बात कर रहे हैं। अब ये जो संघीय भारत है, इस संघीय भारत की स्थापना किस प्रकार से किया जाएगा? इसका मतलब यह है, इनके कुछ क्षेत्रीय इकाई होंगे। इस अधिनियम में इस संघीय भारत के क्षेत्रीय इकाई के रूप में दो क्षेत्रीय इकाई हुआ करते थे इस अधिनियम में। एक थे तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, भारतीय प्रांत, जिनकी संख्या जो है 11 हुआ करता था, 11 प्रांत का मतलब उसमें बंगाल एक प्रांत हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, असम हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया, इस तरह से। और दूसरा जो इकाई के रूप में जो है, वहां था देसी रियासतें। आप जानते हैं तत्कालीन समय में 562 देसी रियासतें हुआ करते थे। इसका मतलब यह है, इस संघीय भारत की जो क्षेत्रीय इकाई है, या फिर इस संघीय भारत में जिनका विलय होना है, जिनका एक्सेशन होना है, वह है पूरे भारतीय प्रांत, तत्कालीन ब्रिटिश भारत के, और देसी रियासतें। इन दोनों को मिलाकर के एक संघीय भारत की संरचना, संघीय भारत की स्थापना का प्रावधान किया गया। मतलब यह है कि इस भारत में से बहुत एक वृहद प्रदेश के रूप में, एक बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में, एक विशाल एक भारत के निर्माण का इसमें स्थापना प्रदान किया गया था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे संविधान के अनुच्छेद 1 में, वर्तमान भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया के क्षेत्रीय इकाई के रूप में, इनके क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, जबकि यहां पर क्या है, ये एक संघीय भारत है, फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये इस अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता था। इनके साथ साथ अभी हम संघ की बात कर रहे हैं, हम संघीय भारत की बात कर रहे हैं, मतलब हम केंद्रीय विषयों की बात कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं इस क्रम में तीसरी विशेषताओं के रूप में, इनकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं हम, जिनमें तीसरी विशेषता जो है वह है संघीय भारत की कार्यपालिका। यह है संघीय भारत की कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया,
संघीय भारत की कार्यपालिका। इस कार्यपालिका का मतलब यह हुआ कि एग्जैक्टली जो है ये शासन करने वाले हैं, ये भारत में कानूनों को लागू करने वाले हैं। पूरी शासन व्यवस्था का संचालन जो है इसी कार्यपालिका द्वारा किया जाना है। इस संघीय कार्यपालिका में जैसे कि आप जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति हालांकि निमित्त शक्ति ताज में निहित थी, मगर भारत में शासन की पूरी प्रक्रियाओं के संचालन में कार्यपालिका की जो शक्ति जो है यहां गवर्नर जनरल में निहित थी। ये बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं आप जैसे कि भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। साथ में यहां भी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए जिस प्रकार से मंत्री परिषद होते हैं, ऐसे ही इस अधिनियम में, ऐसी इस भारत सरकार अधिनियम में गवर्नर को इनको सहायता और सलाह देने के लिए एक उस समय मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे कि उनके माध्यम से गवर्नर जनरल जो है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता और सलाह से वहां शासन करता था उस संघीय भारत में। यह प्रावधान किया गया था। अब जैसे कि आप जानते हैं इस मंत्री परिषद में उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। इसमें जो है 6 सदस्य हुआ करते थे, जबकि वर्तमान में मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक होती है हमारे पास में। तो 6 जो है मंत्री परिषद के सदस्य जिनमें अनिवार्य रूप से 3 सदस्य भारतीय होने ही थे। 3 जो है सरकारी या फिर अन्य हो सकते थे, मगर इसमें अनिवार्यता प्रावधान किया गया था 3 सदस्य जो है इसमें भारतीय होने ही थे। तो यहां हो गया संघीय भारत की कार्यपालिका। वैसे ही चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वह है संघीय भारत की विधायिका। संघीय भारत की विधायिका, लेजिस्लेचर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनकी बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वर्तमान में भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में, संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पेसिफिक तरीके से कहा गया है कि भारत की संसद होगा, भारत की संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदन, जिनमें उच्च सदन राज्यसभा के रूप में, निम्न सदन लोकसभा के रूप में होंगे, उससे मिलकर के बनेगा, का गठन किया जाएगा। वैसे ही जो है इस संघीय भारत, इस भारत परिषद, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय भारत की विधायिका, तो विधायिका के गठन से संबंधित में प्रावधान किया गया है। विधायिका जो गठन है, ये उनका जो स्वरूप है, इनका जो स्वरूप है इस अधिनियम में, वहां द्विसदनीय है। उनका स्वरूप जो है द्विसदनीय है। द्विसदनीय होने का मतलब बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। इस संघ की जो विधायिका है उसमें 2 सदन होंगे, जिनमें स्वाभाविक रूप से एक उच्च सदन है, एक उच्च सदन है, और उच्च सदन के रूप में यहां पर राज्य परिषद है, और दूसरा जो है निम्न सदन, निम्न सदन, निम्न सदन के रूप में यहां पर संघीय सभा, निम्न सदन के रूप में संघीय सभा। तो स्वाभाविक है, अब ये तो उनकी एक संरचना हुआ, जिनमें द्विसदनी है, जिनमें उच्च सदन के रूप में राज्यसभा, राज्य परिषद, और दूसरा जो है संघीय सभा। इस राज्य परिषद में उस समय तत्कालीन इस अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर के कुल सदस्यों की संख्या 260 हुआ करता था।
इसमें कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या 260 हुआ करता था, और वैसे ही जो है संघीय सभा में इनके सदस्यों की कुल संख्या 375 होनी थी, 375 होना था। अब निश्चित रूप से जैसे बताया मैंने, एक संघीय भारत के जो है 2 क्षेत्रीय इकाई है, एक भारतीय प्रांत है और दूसरा जो है देशी रियासतें हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस उच्च सदन में भी इनके सब सदस्य होंगे, कुछ तो प्रांतों से होंगे, जो 11 प्रांत है वहां से होंगे, और कुछ जो है देशी रियासतों से होंगे, कुछ जो है देशी रियासतों से होंगे। प्रांतों के जो सदस्य है वहां निर्वाचन की पद्धति के माध्यम से, जिसमें सांप्रदायिक और सीमित निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है, उनमें से 156 सदस्य यहां से निर्वाचित होंगे, जबकि रियासतों से जो है 104 सदस्यों का चयन किया जाना है। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर रियासतों के लिए जो है रियासती क्षेत्र में इनमें कोई निर्वाचन की व्यवस्था नहीं था। वहां सदस्यों का जो चयन किया जाना है एक परामर्शदाता समिति के द्वारा, और उस रियासत के जो राजा है, जो रजवाड़े प्रमुख है, जो प्रिंस है, उनके द्वारा उनका मनोनयन किया जाना है। यह तो हो गया उच्च सदन या फिर राज्य परिषद की उनकी संरचना। वैसे ही इस संघीय भारत की विधायिका में जो संघीय सभा है, उनकी संरचना में भी प्रांतों के सदस्य और साथ में उसमें रियासतों के सदस्य, प्रांतों के सदस्य जिनका निर्वाचन जो है जैसे बताया मैंने सांप्रदायिक किंतु सीमित निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन मंडल के माध्यम से इसमें निर्वाचन किया जाना है। प्रांतों से कुल मिलाकर के इसमें 250 सदस्य ये निर्वाचित होने थे, और वैसे ही रियासतों से 125 सदस्य ये मनोनयन किए जाने थे। तो आप समझ रहे होंगे कि संघीय भारत की जो विधायिका है उनका स्वरूप द्विसदनी है, जिनमें एक उच्च सदन के रूप में राज्य परिषद है, निम्न सदन के रूप में संघीय सभा है, जिनकी संरचना में कुल सदस्यों की संख्या 260 है। 260 में जो है प्रांतों से 156 निर्वाचित किए जाएंगे, और वैसे जो है देशी रियासतों से 104 सदस्य मनोनीत किया जाएंगे। निम्न सदन इन द सेंस संघीय सभा में कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या 375, और उसमें 375 में प्रांतों से 250 और रियासतों से 125। ये संघीय भारत सरकार अधिनियम में कार्यपालिका के साथ साथ क्या हो गया, उनकी विधायिका। अब तीसरा जो बचता है, जो महत्वपूर्ण सरकार के जो अंग के रूप में होता है, वह है उनकी विशेषताओं में से अगली विशेषता, वह है संघीय न्यायालय। वहां है संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। वहां जो है फेडरल कोर्ट, वहां है फेडरल कोर्ट। जैसे वर्तमान में भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है, उनकी स्थापना का प्रावधान करता है, वैसे ही इस संघीय भारत के लिए एक संघीय न्यायालय का स्थापना का प्रावधान करता है यह अधिनियम। अब यहां जो अधिनियम है संघीय भारत की, उस संघीय भारत जो संघीय न्यायालय है इनकी संरचना में एक मुख्य न्यायाधीश, स्वाभाविक है मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होंगे, और 6 अन्य न्यायाधीश। इसमें 6 अन्य न्यायाधीश, ये संघीय न्यायालय की संरचना हुआ करता था। इनके साथ साथ इसमें यहां भी प्रावधान था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर रूप में यहां ही प्रावधान था कि यदि मान लो ये जो संवैधानिक व्यवस्था दे रखा है संघीय भारत के लिए, अगर मान लो वहां कभी विफल हो जाता है,
वह कभी अगर विफल हो जाता है तो उस विफलता के समय जो है गवर्नर जनरल को उनकी शासन की उनकी व्यवस्था किया गया है इस अधिनियम में। मतलब संवैधानिक तंत्र की विफलता पर गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसी समय ही वहां आपात की उद्घोषणा कर सकता है। जैसे कि वर्तमान में जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में भी आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है। इनके साथ साथ इस अधिनियम की विशेषताओं में जो है, इस अधिनियम की विशेषताओं में गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्ति है उनके लिए भी प्रावधान किया गया था। जैसे कि वर्तमान में आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अब उसके बाद हम जो है इस संघ से आगे जो चलते हैं कि आगे हम चलते हैं इसमें से राज्य के संदर्भ में, इसमें चलते हैं हम राज्यों के संदर्भ में। राज्य के संदर्भ में क्या विशेष बात हुआ करता था इनमें, इस अधिनियम में? तो पहले तो यह समझना है इनमें प्रांतों की, अगली विशेषता की बात कर रहा हूं मैं, इनमें प्रांत मतलब कहां के प्रांत के बारे में हम? गवर्नर्स प्रांत की बात कर रहे हैं हम। ये भारतीय प्रांतों की बात कर रहा हूं मैं। ये इन प्रांतों में जो एक संघ के क्षेत्रीय इकाई के रूप में है, ये संघ के उस संघीय भारत के क्षेत्रीय इकाई के रूप में है कि बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि भारत संघ के राज्य, तो वैसे उस समय संघीय भारत के प्रांत। अब इस प्रांतों में स्वाभाविक है प्रांतों की कार्यपालिका होंगे, जैसे कि वर्तमान में भी भारत के संविधान में जो है प्रांतों की कार्यपालिका है। और कार्यपालिका में जैसे आप जानते हैं इनमें गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद, उससे मिलकर इनका कार्यपालिका बनती है। गवर्नर और कार्यकारी परिषद। तो स्वाभाविक है प्रांतों में शासन व्यवस्था का संचालन जो है गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के नाम से किया जाएगा। अगर वास्तु रूप में कार्य का संचालन जो है उनकी वो सलाह और सहायता जो मिलता रहेगा उनको वहां कार्यकारी परिषद से। वैसे ही प्रांतों की विधायिका इसके लिए प्रावधान किया गया था। प्रांतों की विधायिका जैसे जानते हैं इस अधिनियम के माध्यम से, इसमें प्रांतों की विधायिका जो स्वरूप है वो दो प्रकार से कह सकते हैं। कुछ में तो एकल सदनी वाली विधायिका है, एकल सदनी है, जैसे कि तत्कालीन जो 5 प्रांत हुआ करते थे उनमें एकल सदनी हुआ करता था। जबकि जो 6 प्रांत है वहां पर द्विसंधि। अब द्विसंधि का मतलब बहुत स्पष्ट रूप से यहां समझ में आ रहा होगा, जैसे कि वर्तमान भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में है कि एक उच्च सदन के रूप में विधान परिषद होंगे और निम्न सदन के रूप में विधान सभा होगा। और जो प्रांतों की जो विधायिका है स्वाभाविक है, जैसे कि आप जानते हैं उसमें गवर्नर और साथ में विधान परिषद उच्च सदन के रूप में और निम्न सदन के रूप में विधानसभा, ये उनकी महत्वपूर्ण विशेषता था। इनके साथ साथ प्रांतों की न्यायपालिका, अब प्रांतों की न्यायपालिका का मतलब विशेष रूप समझ गए होंगे आप कि वहां उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। उच्च न्यायालय, इस अधिनियम में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यह होगी संघ और प्रांत के संदर्भ में विशेष बात है। इनके साथ साथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण यहां जो प्रावधान अन्य जो किया गया था, दूसरी जो अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह विशेषता था कि इस अधिनियम में सरकार के कार्यों को 2 भागों में सरकार के कार्यों का विभाजन किया गया था। कार्यों का विभाजन का मतलब यह है कि इनमें एक केंद्रीय विषय हुआ करते थे, केंद्रीय सूची के विषय हुआ करते थे। इनमें
प्रांतीय सूची के विषय हुआ करते थे और साथ में इसमें समवर्ती सूची इनके विषय हुआ करते थे। जैसे वर्तमान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 में अनुच्छेद 240 में प्रावधान किया गया है, 3 सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इनके साथ साथ इनमें यही प्रावधान किया गया है अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट प्रावधान, अवशिष्ट विषय। जैसे वर्तमान भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषय से संबंधित जो प्रावधान है, तो स्वाभाविक अभी समझ में आ रहा होगा कि केंद्रीय विषय की जो सूची है, केंद्रीय विषय वस्तु है जिनकी में संख्या उनकी करीब करीब जो है 69 विषय वस्तु उनके हुआ करते थे। प्रांतीय विषय में करीब करीब 54 इसमें विषय वस्तु हुआ करते, 54 इसमें विषय वस्तु हुआ करते थे, जबकि समवर्ती में वैसे ही इसमें जो है करीब 36 इनकी विषय वस्तु हुआ करते थे। तो स्वाभाविक है केंद्रीय विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है संघीय भारत को होगा। प्रांतीय सूची पर जो विषय वस्तु लिखे गए हैं उनके संदर्भ में प्रांतों को विधायी अधिकार प्राप्त होगा शासन करने का। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, संघ भी बना सकते हैं और राज्य प्रांत भी बना सकते हैं। मगर यदि मान लो दोनों के कानून में किसी प्रकार से अगर विरोधाभास होता है, दोनों के कानून में अगर किसी प्रकार से अगर विरोधाभास होता है तो संघीय कानून ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वर्तमान भारत के संविधान में वैसा प्रावधान है। अवशिष्ट शक्ति, जो अवशिष्ट विषय थे, इनमें जो अवशिष्ट विषय थे ये बड़े यूनिक थे, इनके लिए उनके लिए जो है एक अद्वितीय प्रावधान किया गया था। अद्वितीय प्रावधान अवशिष्ट जो विषय थे, जैसे बताया मैंने वर्तमान भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 में है अवशिष्ट विषय। तो ये अवशिष्ट विषय जो है अभी वर्तमान भारत के संविधान में यहां संघ में निहित है उस पर्टिकुलर विषय पर। अवशिष्ट विषय का मतलब वहां विषय हो गया जिनका उल्लेख ना ही केंद्रीय सूची में है, ना ही प्रांतीय सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है, जिनके संदर्भ में कानून बनाने का जो शक्ति प्राप्त है इस 1935 के अधिनियम में वहां था गवर्नर जनरल के पास, इनके पास हुआ करता था। जबकि वर्तमान में यहां जो शक्ति है भारत संघ को प्राप्त है, भारत संघ को प्राप्त है। इनके साथ साथ इस अधिनियम की जो अगली जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता था वहां था कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। प्रांतों में जो द्वैत शासन की समाप्ति, अब जानते होंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। अब प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू किया गया था उनमें व्यवस्था इस प्रकार का था कि जो प्रांतीय सूची की जो विषय थे, जो प्रांतीय सूची के जो विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया था। एक आरक्षित विषय और दूसरा जो है अंतरित विषय, अंतरित या फिर हस्तांतरित, अंतरित या फिर हस्तांतरित। आरक्षित विषय पर शासन करने का जो अधिकार है वहां प्रांतों में गवर्नर और उनकी जो परिषद है, और वो परिषद जो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है उनके द्वारा किया जाना था। जबकि अंतरित या हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा उन मंत्रियों की सहायता से या फिर उन सलाहकारों की सहायता से, उस मंत्री परिषद की सहायता से जो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे उनके द्वारा किया जाना था। तो वो एक शासन की एक ऐसी व्यवस्था, अर्थात द्वैत शासन की एक ऐसी व्यवस्था था जिसमें शासन के लिए कुछ मामलों में उत्तरदायी होंगे और कुछ मामलों में उत्तरदायी नहीं होंगे। इसी प्रकार की शासन को व्यवस्था को कहा जाता है द्वैत शासन की व्यवस्था।
इनके साथ साथ ये प्रांतों से संबंधित इनकी विशेषताओं में बहुत महत्वपूर्ण विशेषता था। इनके साथ साथ प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति किया गया, इनको व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मगर इनके साथ साथ इसी अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन को स्थापित कर दिया। केंद्र में द्वैत शासन को स्थापित कर दिया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया। स्थापना करने का मतलब यह हो गया कि अब केंद्रीय जो विधायी विषय है उनको अब दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक आरक्षित विषय और एक जो है संरक्षित, एक जो है अंतरित या हस्तांतरित। स्वाभाविक है इनमें भी शासन की व्यवस्था वैसे ही हो जाएगा जैसे कि प्रांतों में हुआ करता था। अंतर सिर्फ इतना ही है, यहां पर प्रांतों में शासन के लिए जो उत्तरदायी है वह गवर्नर है, जबकि केंद्र में शासन के लिए जो उत्तरदायी है वह गवर्नर जनरल है। तो केंद्र में जो आरक्षित विषय है उनमें शासन गवर्नर जनरल उन परामर्शदाताओं की सहायता से, उन सलाहकारों की सहायता और सहयोग से संचालित करेगा जो केंद्रीय जो संघीय सभा है उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे इस आरक्षण के मामले में, आरक्षित विषय के मामले में। जबकि अंतरित जो विषय है या अंतरित या हस्तांतरित जो विषय है उन मामलों में गवर्नर जनरल उन मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर वहां शासन करेगा जो मंत्री परिषद संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इस प्रकार से ये केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था को इस अधिनियम ने स्थापित कर दिया। ऐसी ही जो है एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो हुआ करता था और सबसे अंतिम विशेषताओं को मैं उनको ले रहा हूं, मैं वहां था भारत में क्राउन की सेवाएं। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि वर्तमान में भारत के संविधान के भाग 14 में जिनमें सेवाएं हैं, जिनमें सिविल सर्विसेज है और साथ में प्रांतों की सेवाएं हैं। इसके अंतर्गत जो है इसमें प्रावधान जो किया गया है इसके अंतर्गत इनमें डिफेंस सर्विस, इसे मुख्यतः 3 प्रकार की सेवाएं हैं। डिफेंस सर्विस, सिविल सर्विस और प्रोविजनल सर्विस, प्रांतीय सेवा, ये प्रावधान हुआ करते हैं। इस प्रकार से यहां जो है इस भारत सरकार अधिनियम 1935 की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे ही आगे इसी अधिनियम का, इस भारत सरकार अधिनियम 1935 का उनके महत्व को लेकर के अगले जो लेक्चर होगा उस पर हम विस्तार से फिर डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।